हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुन्ना कुमार। टैलेंट स्टडी लवर यूट्यूब चैनल पर आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए आज की बिहार एसएससी के लिए जीके एंड जीएस का क्लास नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास का पीडीएफ आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टेलीग्राम दोनों जगह पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जिसे आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। टिम बिनर्स-ली, जिन्हें WWW का जनक कहा जाता है, WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब का जनक किसे कहते हैं? टिम बिनर्स-ली को। ईमेल का जो आविष्कार है वो किसने किया था? तो टॉम लिसन ने किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी कि जिसे आईसी बोलते हैं, उसका आविष्कार JS किल्बी के द्वारा किया गया था। जैसे एटीएम है तो एटीएम का आविष्कार किसके द्वारा? तो जॉन शेफर्ड बर्नास के द्वारा किया गया था। जबकि सेल फोन का आविष्कार जोएल एंजल और रिचर्ड फ्रैंकलियल के द्वारा किया गया था। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट आविष्कारक। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आशापूर्णा देवी, जो कि भारत की पहली महिला थी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आशापूर्णा देवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? तो 1976 को मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कब से? 1965 से दिया जाता है। और प्रथम पुरुष जो थे पाने वाले, यानी प्रथम भारतीय पूछा जाए तो कौन थे? श्री शंकर कुरूप जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मिला था। हिंदी से संबंधित एक और पुरस्कार है जिसे राधा कृष्ण पुरस्कार कहते हैं, जो कि हिंदी में उत्कृष्ट लेखन है उसके लिए दिया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, नारा दो बूंद जिंदगी की किस कार्यक्रम के साथ संबंधित है? दो बूंद की जिंदगी किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, किसके संबंधित है? पंच पोलियो से संबंधित है। पोलियो एक संक्रामक बीमारी है जो किससे होता है? वायरस से होता है। 2014 में WHO के द्वारा, कब? 2014 ईस्वी में WHO के द्वारा भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। पंच पोलियो उन्मूलन अभियान जो शुरू हुआ था भारत में, कब हुआ था? 1995 में, जिस टाइम WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी स्थापना हुआ था 1995 में ही। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। इसकी स्थापना हुआ था कब? 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। कहाँ इसका स्थापना हुआ था? तो इसका ढाका में स्थापना हुआ था, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। इसकी ढाका में ढक्कन खुला था सार्क का। ठीक है। इसके सदस्य देश कौन कौन है? तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और नवनियुक्त सदस्य जो बना है वो अफगानिस्तान बना है। चलिए बढ़ते हैं आगे पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ है IDA, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है। विश्व मौसम वैज्ञानिक संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? WMO जिसे बोलते हैं, इसका मुख्यालय आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और IAEA जिसे अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा अभिकरण यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बोलते हैं, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी है वियना, वहाँ पर स्थित है इसका मुख्यालय IAEA का। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक डाक संघ का मुख्यालय बर्न में स्थित है, यानी इसका जो मुख्यालय स्थित है कहाँ स्थित है? बर्न स्विट्जरलैंड में स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ का। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? फेडरेशन कप का संबंध जो है वो किससे है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। फेडरेशन कप जो है वो सभी तीनों खेलों से संबंधित है, जैसे कि हॉकी, बास्केटबॉल और फुटबॉल, तीनों खेलों से संबंधित है फेडरेशन कप। कुछ कप है और खेल से संबंधित है, वो देखते हैं। जैसे कि इंपॉर्टेंट है, जैसे महाराणा रंजीत सिंह गोल्ड कप है जो कि हॉकी से संबंधित है।
BC राय ट्रॉफी जो कि क्रिकेट से संबंधित है, GD बिरला ट्रॉफी ये क्रिकेट से संबंधित है, और जय लक्ष्मी कप जो कि टेबल टेनिस से संबंधित है, अमृत दीवान कप बैडमिंटन से संबंधित है। तो ये कुछ कप थे और खेल से संबंधित थे। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाल की मुद्रा क्या है? नेपाल की मुद्रा क्या है? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि नेपाल की जो मुद्रा है वो क्या है? रुपया है। नेपाल की मुद्रा रुपया। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। और ऑस्ट्रेलिया का जो मुद्रा है वो क्या है? डॉलर। अमेरिका का भी मुद्रा डॉलर ही है, जबकि जापान की मुद्रा क्या है? येन। जापान की मुद्रा येन है, येन। ठीक है, कुछ देश हैं और उसके मुद्रा हैं जो देखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। जैसे अल्जीरिया, अल्जीरिया का जो मुद्रा है वो आपको क्या मिलता है? दिनार। अल्जीरिया का मुद्रा दिनार है। अर्जेंटीना का जो मुद्रा है वो है क्वांजा। अर्जेंटीना का मुद्रा पीसो। अर्जेंटीना का पीसो। ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी वियना है, वहीं पर IAEA का मुख्यालय है, जिसका मुद्रा क्या है? यूरो, जो कि यूरोप महाद्वीप में है। ब्राज़ील की मुद्रा है रियल। रियल जो मुद्रा है वो कहाँ की है? ब्राज़ील की है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। सबसे बड़ा देश कौन सा है जो कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। सबसे बड़ा देश कौन है? रसिया। विश्व में सबसे बड़े देश कौन कौन है वो देखते हैं घटते हुए क्रम में। तो सबसे बड़ा देश तो आपको हो गया रसिया। दूसरा नंबर में है कौन? कनाडा। तीसरा में है चाइना। 4 नंबर में है USA। 5 में ब्राज़ील। 6 में ऑस्ट्रेलिया। और भारत का स्थान है 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? 7वां। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो वो है अल्जीरिया। अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, और सबसे छोटा देश जो है वो सेशेल्स से है। एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन है? तो चाइना। और सबसे छोटा देश मालदीव एशिया महाद्वीप में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया, और सबसे छोटा देश है कौन है? नौरू। नौरू सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है? फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि अब्दुल गफ्फार खां। अब्दुल गफ्फार खां को बादशाह खान यानी फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। खुदाई खिदमतगार पार्टी की स्थापना और लाल कुर्ती आंदोलन का संबंध किससे है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान से है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने पख्तून नामक पत्रिका भी प्रकाशित किया था। कौन सी? पख्तून। पख्तून नामक पत्रिका प्रकाशित किसके द्वारा किया गया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। भारत के पहले विदेशी नागरिक थे, कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। कब? 1987 में दिया गया था। तो इस क्वेश्चन से अपन लोग रिवीजन भी करते हुए चलेंगे। ये जो हम जितने भी बोलते हैं ये सभी आपके रिवीजन के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सितार के साथ संबंधित नहीं है? सितार से संबंधित नहीं है तो कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी उस्ताद अलाउद्दीन खां, जो कि उस्ताद से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित है? तो ये है सरोद वादक हैं। किससे संबंधित है? तो सरोद से। सरोद वादक हैं ये, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कुछ वाद्य यंत्र और उनके जो इंपॉर्टेंट वादक हैं उनसे संबंधित देख लेते हैं। जैसे सितार में इंपॉर्टेंट है, जैसे सितार जो वाद्य यंत्र है उससे संबंधित व्यक्ति कौन है? पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर अक्सर एग्जाम में आते हैं। पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? तो सितार संबंधित है, सितार से हैं। गुदई महाराज जो कि तबला से संबंधित हैं। आगे हैं राजेंद्र प्रसन्ना जो कि बांसुरी से संबंधित हैं, ठीक है ना। आगे है अली अकबर खां जो कि सरोद वादक हैं, और एक सरोद वादक आपको ये मिल गए उस्ताद अलाउद्दीन खां, और दूसरा बता दिए कौन? अली अकबर खां जो कि सरोद वादक हैं। शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा जो कि हमेशा एग्जाम में आते हैं, किससे संबंधित है? संतूर वादक हैं। और एक हैं असद अली खां जो कि रुद्र बीना से संबंधित हैं। तो ये था कुछ पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल हैं किसके बीच में है? यानी ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे जो टर्मिनल है वो निम्न में से किसके बीच में स्थित है? किससे किससे जोड़ता है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी पर्थ और सिडनी के बीच में ये जोड़ता है। कहाँ जोड़ता है? पर्थ और सिडनी के बीच में जोड़ता है। ट्रांस साइबेरियन जो रेलवे मार्ग है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की ओर सिडनी, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में जो सिडनी शहर है वहाँ से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पर्थ है वहाँ तक, यानी 2 शहर को जोड़ता है। कहाँ से? पर्थ को सिडनी से जोड़ता है। इस रेलवे पर ही विश्व का सबसे प्रसिद्ध खान कौन सी है? सोना का जो खान है उत्पादक क्षेत्र
कूलगार्डी, सॉरी कूलगार्डी है, कूलगार्डी जो है वो विश्व का प्रसिद्ध सोना खान है, वो इसी दोनों के बीच में मिलता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बता रहा है, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन से कायांतरित सेल है, कायांतरित सेल निम्न में से कौन है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नीस और सिस्ट। नीस और सिस्ट जो है क्या है, कायांतरित सेल है। देखते हैं कुछ मूल चट्टान और उसके रूपांतरित जो चट्टान है उसका नाम, जैसे बेसाल्ट चट्टान है मूल चट्टान, उसका रूपांतरित नाम जो है वो क्या है, एम्फीबोलाइट। जो बेसाल्ट चट्टान है उसका रूपांतरित चट्टान में नाम क्या है, एम्फीबोलाइट है। बेसाल्ट चट्टान का दूसरा जो रूपांतरित नाम है वो है सिस्ट। ग्रेनाइट चट्टान है उसका जो रूपांतरित नाम है वो क्या है, नीस है। चूना पत्थर जो है वो रूपांतरित होता है किसमें, संगमरमर में। बलुआ पत्थर जो है वो रूपांतरित होता है किसमें, क्वार्टरजाइट में, क्वार्टरजाइट। और सेल जो है वो रूपांतरित होता है सिलेट में। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट मूल चट्टान और उसके रूपांतरित चट्टान। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण जो हुआ था वो किस नदी पर हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि दामोदर नदी पर हुआ था। दामोदर नदी घाटी परियोजना जो था वो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना था। प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन है भारत की, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना है। कुछ परियोजना और संबंधित नदी है, देखते हैं। जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना है वो किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर है। इस सतलज नदी पर स्थित कौन है, भाखड़ा नांगल परियोजना। हीराकुंड परियोजना जो है वो है किस नदी पर, महानदी पर है हीराकुंड परियोजना। थीन बांध परियोजना है वो किस पर, रावी नदी पर है थीन बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी और भिलांगना नदी पर है उत्तराखंड में। माता टीला परियोजना कहाँ है, बेतवा नदी पर, बेतवा नदी पर है माता टीला परियोजना। फरक्का बैराज परियोजना किस नदी पर है, तो गंगा नदी पर है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट परियोजना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना मार्ग बदलते रहने के लिए कुख्यात है। अपना मार्ग जो है हमेशा बदलते रहता है, वो कौन सी नदी है जो इसके लिए फेमस है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, यानी विषाद। शोक या विषाद एक ही वर्ड है। कोसी नदी बाएं से मिलने वाली गंगा की सहायक नदी है। कोसी नदी किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की सहायक नदी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और कोसी नदी यानी कुछ प्रमुख नदियां हैं और उसके उद्गम स्थल है वो देख लेते हैं। जैसे गंगा नदी है तो उसका उद्गम स्थल क्या है, गंगोत्री। गंगा का उद्गम स्थल गंगोत्री जो कि उत्तराखंड से निकलते हैं। सोन नदी है उसका उसका उद्गम स्थल है अमरकंटक जो कि मध्य प्रदेश में है। गंडक नदी जो कि अन्नपूर्णा पर्वत नेपाल से निकलती है, उद्गम स्थल है इसका। कोसी नदी का उद्गम स्थल है गोसाईनाथ, ये भी नेपाल में स्थित है। घाघरा नदी यानी कि सरयू नदी इसी को बोलते हैं, घाघरा को ही सरयू नदी कहते हैं। इसका आपका उद्गम स्थल जो है वो मापचो चुंग हिमनद है। मापचो देखिए लिख देते हैं, मापचो चुंग हिमनद से निकलती है कौन सी नदी, सरयू नदी जो कि अयोध्या इसके किनारे में स्थित है। कर्मनाशा नदी जो कि कैमूर की पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बता रहा है क्या कि ऊंचे क्षेत्र में लैटेराइट मृदा की रचना होती है, यानी ऊंचे क्षेत्र में जो लैटेराइट मृदा है उसकी रचना किससे होती है। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर यानी कैसी होती है, तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, अम्लीय होता है। यानी उच्च क्षेत्रों में जो लैटेराइट मृदा की जो रचना होती है वो अम्लीय होता है। शुष्क मौसम में यह मिट्टी सूख जाता है। जो लैटेराइट मिट्टी है वो सब सूखा मौसम रहता है तो वो क्या हो जाता है, शुष्क मौसम में यह सूख जाता है। भारत में लैटेराइट मिट्टी जो है वो मूलतः मेघालय के पठार, पश्चिमी तथा पूर्वी घाट के क्षेत्रों में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। सह्याद्री पर्वतमाला निम्न में से किसको कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। किसे कहते हैं, पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट अथवा सह्याद्री अवरोधी पर्वत है। कौन सी पर्वत है, तो अवरोधी पर्वत है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर जो है वो कौन है, कालसूबाई। क्या है, कालसूबाई जो कि 1664 मीटर है। एवं महाबलेश्वर इसकी दूसरी प्रमुख चोटी है जो कृष्णा नदी से जहाँ से कृष्णा नदी निकलती है। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च चोटी जो है उसका नाम क्या है, कुद्रेमुख, जो कि 1894 मीटर है इसकी हाइट। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है,
भारतीय नागरिकों और विदेशियों को प्राप्त है, निम्न में से क्या प्राप्त है, मतलब कौन सा ऐसा अधिकार है जो भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों को प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विधिक अधिकार। विधिक अधिकार जो है वो भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों को प्राप्त है। राजनीतिक एवं सिविल अधिकार जो है वो केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। कौन से अधिकार, तो राजनीतिक और सिविल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। जो मंत्रिपरिषद है उनके बैठक होते हैं तो उसके अध्यक्ष कौन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। राष्ट्रपति केवल उन्हीं लोगों को मंत्री बना सकता है जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री करते हैं, यानी मंत्री वहीं लोग बनते हैं जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री करते हैं, उनको राष्ट्रपति बनाते हैं। ठीक है, आगे प्रधानमंत्री ही एक निश्चित करता है कि किसी मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाना है, कौन सी मंत्री को कौन सा विभाग देंगे, वो कौन तय करता है, प्रधानमंत्री करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। गांधी जी का राजनीतिक गुरु, यानी गांधी जी जो है वो अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं, राजनीतिक गुरु गांधी जी के कौन है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। गांधी जी अफ्रीका से कब आए थे, दक्षिण अफ्रीका से, तो 9 जनवरी 1915 को भारत आए। ठीक है, इसलिए 9 जनवरी को क्या मनाते हैं, प्रवासी दिवस मनाते हैं। और भारत लौटने के बाद उन्होंने गोखले जी के अपने संपर्क में आए। ठीक है, राजनीतिक से संबंधित। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं, यानी सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो किस आयु तक पद पर बने रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कितना, 65 वर्ष की आयु तक बने रहते हैं। कौन से अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 124 के 2, अनुच्छेद 124 के 2 के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी सेवानिवृत्ति कितने वर्षों में होता है, 65 वर्षों में होता है। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जो है उनका न्यायाधीशों की जो संख्या है, संशोधन विधेयक हुआ था 2019 में उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए। तो अब जो हो गए हैं एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश, यानी टोटल सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश हो गए, 34 मुख्य न्यायाधीश को मिला करके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, यानी किस स्थिति में किया जा सकता है। भारतीय नागरिकों के लिए जो मौलिक अधिकार है उसे किस स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कब निलंबित करते हैं, तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है मौलिक अधिकारों को निलंबन किया जाता है। मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति स्वेच्छा से निलंबित नहीं करता है, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकालीन की जो शक्ति है वो किसके अधीन होता है, तो संसद के द्वारा किया जाता है, संसद के अधीन होता है, जो कि अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत क्या लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपात। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन में बता रहा क्या, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है, राज्य के लिए अनिवार्य तत्व नहीं है, जो कि निम्न में से कौन है। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्या है, तो प्रशासन। प्रशासन जो है वो राज्य का अनिवार्य तत्व में नहीं आता है। तो आता कौन कौन से है, राज्य मतलब देश, देश का, राज्य का मतलब क्या होता है, देश, संवैधानिक नाम क्या है, देश को राज्य ही कहते हैं। तो राज्य का जो अनिवार्य तत्व है वो टोटल तत्व कितने हैं, 4। कौन कौन है, तो पहला तो है जनसंख्या, दूसरा है राज्य क्षेत्र यानी राज्य की जो भूमि या भूभाग होता है वो, तीसरा है सरकार और चौथा है संप्रभुता। 4 जो होते हैं अनिवार्य तत्व होते हैं, जनसंख्या, राज्य क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता। राजनीति शास्त्र की दृष्टि से भारत एक क्या है, राज्य है, जो कि भी बताएं आपको, भारत क्या एक राज्य है। राज्य का जो राज्य के लिए सर्व प्रमुख तत्व जो होता है वो, यानी सबसे पहला जो होता है क्या होता है, जनसंख्या होता है। तभी बताएं दें, पहले जनसंख्या, फिर राज्य क्षेत्र, सरकार और फिर संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ क्या होता है, तो संप्रभुता का मतलब होता है क्या कि आंतरिक और बाह्य दबाव जो होता है, मतलब अंदर के दबाव और किसी बाहर देश के जो दबाव है उससे मुक्त होकर कोई भी निर्णय लेना, कोई जो निर्णय लिया जाता है वो मुक्त लिया जाना, इसका मतलब होता है संप्रभुता। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है, 94वें में अकादमी पुरस्कार यानी ऑस्कर अवार्ड 2022 में किस फिल्म के सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी समर ऑफ सोल को मिला है। क्या चीज़, तो सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर अवार्ड का अवार्ड मिला है, ऑस्कर अवार्ड मिला है 2022 का। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23।
निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता को अधिकार का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि अनुच्छेद 14 का संबंध है विधि के समक्ष समता को अधिकार। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ आगे पॉइंट। अनुच्छेद 15 का जो संबंध है वो किससे है? तो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या कोई जन्म स्थान के आधार पर जो भेदभाव करता है उसको रोकने का कार्य करता है अनुच्छेद 15 के तहत। अनुच्छेद 16 जो है वो है लोक नियोजन के विषय में जो अवसर मिलता है उसमें समानता की वकालत मिलना, यानी जो वकालत मिलता है वो अनुच्छेद 16 के तहत वो समान मिलना। अनुच्छेद 17 जो है वो छुआछूत से संबंधित है, जो छुआछूत को क्या करता है? खत्म करने का मतलब अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया है। अनुच्छेद 18 जो कि उपाधियों का अंत है, यानी उपाधि अब नहीं दिया जाता है, जो कि अनुच्छेद 18 में बताया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के जो महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और यह भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। भारत के जो प्रथम विधि अधिकारी होते हैं वो कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि महान्यायवादी होते हैं। महान्यायवादी जो होते हैं वो तो वो संसद का सदस्य नहीं होते हैं और न ही मंत्रिमंडल का, यानी कि संसद का भी सदस्य नहीं होते हैं और मंत्रिमंडल का भी सदस्य नहीं होते हैं। कौन? महान्यायवादी। भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो है वो 76 से संबंधित है महान्यायवादी से। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सबसे पहले गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को सबसे पहले क्या कहा था? महात्मा सबसे पहले महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कहा गया था। कुछ व्यक्ति हैं और उनका लोकप्रिय नाम जैसे देख लेते हैं। जैसे बंगाल केसरी किन्हें कहते हैं? तो बंगाल केसरी कहते हैं आशुतोष मुखर्जी जी को। आंध्र केसरी तो टी प्रकाशम। फिर है आपका आगे गुरुजी किसे कहते हैं? तो एस गोवालकर को कहते हैं गुरुजी उनका उपनाम है। आगे है माता बसंत किनका उपनाम है? तो एनी बेसेंट का उपनाम है। निर्मल हृदय किनका उपनाम है? मदर टेरेसा का। और गुरुदेव उपनाम है रविंद्रनाथ टैगोर जी का। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? यानी खलीफा का जो अधिकार दिया गया था उसे मानने से इनकार कर दिया था, वो कौन सुल्तान थे? तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को, जो उनके सेना थे उनके नगद वेतन और अस्थायी सेना की नींव एवं घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा को कठोर नियम से लागू किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। यानी कि यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि घोड़ा दागने की विधि या सैनिकों का हुलिया लिखने की जो प्रथा वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान था जिन्होंने राजनीति को धर्म से क्या किया था? अलग किया था। राजनीति को धर्म से अलग किया, धर्म को अलग कर दिया था। ठीक है ना, राजनीति को धर्म से अलग करने वाले कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी भूमापन व्यवस्था लागू करने वाले पहला शासक थे। यानी भूमापन जो लागू हुआ था वो किनके शासनकाल में हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लौह युग जुड़ा हुआ है। लौह युग जो है वो निम्न में से किससे जुड़ा हुआ है? तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए मतलब चित्रित धूसर मृत भांडों के साथ जुड़ा हुआ है भारत में लौह युग। ठीक है, चलिए देखते हैं। लोहा का सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ था भारत में कब, कौन सी काल में हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। उत्तर वैदिक काल में भारत में सर्वप्रथम लोहे का प्रयोग किया गया था। डी.के. चक्रवर्ती ने लगभग 950 ईस्वी में भारत में लोहे का प्रयोग का प्रमाणित दिए थे। किसके द्वारा दिया गया था? डी.के. चक्रवर्ती के द्वारा 950 BC में दिया गया था लोहे का प्रमाण। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है क्या
कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजा ने किया था। जो एलोरा के कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किस राजा के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कृष्ण प्रथम, जो कि राष्ट्रकूट के थे, कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया था, राष्ट्रकूट वंश के थे। यह मंदिर बेसर शैली पर निर्मित है। कौन सी शैली पर? तो बेसर शैली, बेसर शैली पर निर्मित है। कैलाश मंदिर जो कि एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है वो बेसर शैली पर निर्मित है। एलोरा में टोटल कितने गुफाएं हैं? तो टोटल जो गुफा है वो है 34, यानी टोटल 34 गुफा है इसमें, ठीक है ना। टोटल जो गुफा है वो कितना है? 34 है, जिसमें 1 से 12 तक जो गुफा है, 1 से 12 तक जो गुफा है ये दर्शाता है किसका? बौद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म का 1 से 12 तक। फिर 13 से 29 तक जो गुफा है, 13 से 29 तक उसका संबंध किससे है? तो हिंदू धर्म से है, हिंदू धर्म से। और फिर आपका जो 30 से लेकर के 34 तक जो गुफा है उसका संबंध है जैन धर्म से, जैन धर्म से। यानी कि 3 धर्म से संबंधित है ये जो गुफा है आपका, वो एलोरा का जो गुफा है वो 3 धर्म से संबंधित है टोटल, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म। 1 से 12 तक बौद्ध धर्म, 13 से 29 तक हिंदू धर्म और 30 से लेकर के 34 तक जो आपका है वो जैन धर्म से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है, तो निम्न में से कौन सा वो एक नाम है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए, यानी कि बीज उर्वरता और सिंचाई क्रांति। बीज उर्वरता और सिंचाई क्रांति भी हरित क्रांति का एक अन्य नाम है। ठीक है, हरित क्रांति जो शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया था? तो अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे, कहाँ के थे? USA के वैज्ञानिक थे, विलियम गार्ड के द्वारा दिया गया था हरित क्रांति शब्द का नाम। प्रथम हरित क्रांति के जो घटक हैं उसमें क्या है? तो उन्नत किस्म के बीज, यानी कि अच्छे किस्म का बीज होना चाहिए, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई, कीटनाशक तथा साख एवं भंडारण का वितरण होना चाहिए। इस संबंध जो हरित क्रांति है उसका पहला लक्ष्य है, मतलब ये चीज़ अच्छा होगा तभी हरित क्रांति सफल हो पाएंगे। भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुआ था? तो 1967 के आसपास में हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 में बताया गया है कि टेस्ट रैंकिंग में निम्न में से कौन सी खिलाड़ी नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है। तो टेस्ट में रैंकिंग 1 पर ऑलराउंडर कौन बना है? तो इसका आंसर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, रविंद्र जडेजा, जो कि भारतीय प्लेयर हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन है, DRDO ने कहाँ से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM के सैन्य संस्करण का सफल उड़ान परीक्षण किया। ठीक है, तो कहाँ से मध्यम दूरी का किया? तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, चांदीपुर उड़ीसा से किया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन है, जब कोई न्यायालय आदेश द्वारा किसी लोक पदाधिकारी को उसका कर्तव्य करने के लिए, यानी जो उनका कर्तव्य है वो करने के लिए निर्देश दिया जाता है किसी न्यायालय के द्वारा, यदि उसके कर्तव्य पूरा न करने से याचिकाकर्ता को क्षति पहुंचती है तो इसे निम्नलिखित में से कौन सी याचिका कहते हैं? इसको कौन सी याचिका कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, परमादेश, यानी कि वो आदेश देता है, यानी उच्च न्यायालय जो क्या दे रहा है? आदेश दे रहा है व्यक्ति को कर्तव्य करने के लिए, इसलिए उसे परमादेश मतलब कि आदेश एक टाइप का, ठीक है, आदेश दे रहा है। चलिए इसमें बताया जा रहा है कि अनुच्छेद 32 जो है उसके अंतर्गत कितने, अनुच्छेद 32 के तहत जो उच्च न्यायालय है वो कितने प्रकार के रीट जारी करता है? तो 5 प्रकार की टोटल रीट जारी करते हैं। ठीक है ना, 5 प्रकार की रीट जारी किया जाता है अनुच्छेद 32 के तहत। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि जिला न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? जो जिला के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, किनके द्वारा? संबंधित राज्य का जो राज्यपाल होते हैं यानी गवर्नर होते हैं उनके द्वारा जिला के न्यायाधीशों की नियुक्ति किया जाता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री के सलाह से उनके मंत्रिपरिषद की भी नियुक्ति करते हैं राज्य में। ठीक है, राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे महाधिवक्ता हो गए, है ना, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किनके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। सार्वजनिक परिवहन के साधन के तौर पर रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर कौन है?
पहला भारतीय शहर कौन बना है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, वाराणसी। वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इनके द्वारा शुरू किया गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान साइमन कमीशन का प्रयोजन क्या था? जो साइमन कमीशन का प्रयोजन था वो क्या था? तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट था 1919 से, उनके क्रियान्वयन का जांच पड़ताल करना। जो 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उनका जो भी काम हुआ था उसमें, उसका जांच पड़ताल करना काम था किसका? साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 8 नवंबर 1927 को हुआ था। 1927 का इसका गठन हुआ था और 1928 में भारत आए थे साइमन कमीशन। इस आयोग में सभी जो सदस्य थे वो कौन था? अंग्रेज ही थे। इसीलिए इसे श्वेत कमीशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत कमीशन। किसे कहते हैं? तो साइमन कमीशन को ही श्वेत कमीशन भी कहते हैं। कभी कभी प्रश्न में आ जाए कि श्वेत कमीशन किसे कहा जाता है, तो साइमन कमीशन को कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। 36 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है 36 में दादा भाई नेरोजी द्वारा लंदन में ब्रिटिश जनता की राय को भारत के पक्ष में प्रभावित करने के लिए स्थापित संगठन का नाम क्या था? यानी दादा भाई नेरोजी के द्वारा लंदन में ब्रिटिश जनता की राय को भारत के पक्ष में प्रभावित करने के लिए जो स्थापित किया गया था संगठन, उनका नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन को जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन उसका नाम था। चलिए दादा भाई नेरोजी के बारे में देखते हैं। दादा भाई नेरोजी जो थे धन निकासी का सिद्धांत का प्रतिपादन दिए थे सबसे पहले। धन निकासी का जो सिद्धांत का प्रतिपादन जो सबसे पहले दिया गया था, दादा भाई नेरोजी के द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत का वर्णन किया था वो कौन सी पुस्तक में किए थे? तो एक पुस्तक लिखे थे, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पुस्तक के लेखक कौन है? तो दादा भाई नेरोजी हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो दादा भाई नेरोजी हैं। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा निम्नलिखित में से किस स्थान से अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए थे? यानी अंतरिक्ष में जो गए थे राकेश शर्मा, तो कौन से स्थान से रवाना हुए थे? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, बैकानूर। बैकानूर से वो रवाना हुए थे। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। कुछ पॉइंट देखते हैं। राकेश शर्मा कौन थे? तो राकेश शर्मा भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर थे। ठीक है ना, जो कि 3 अप्रैल 1984 को 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने थे। राकेश शर्मा को हीरो ऑफ द सोवियत यूनियन पुरस्कार भी दिया गया था। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। किस राज्य के हैदरपुर आर्द्रभूमि, हैदरपुर जो आर्द्रभूमि है वो रामसर साइट घोषित किया गया है, तो वो किस राज्य में पड़ता है? तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो कि लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीट है, कितना है? 80 सीट है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर क्या? क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 39 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा झारखंड से नहीं लगती है? झारखंड से लगी हुई नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन सा वैसा स्टेट है? तो झारखंड से उसकी सीमा नहीं लगता है, तो उस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो झारखंड से नहीं लगती है। झारखंड की सीमा टोटल कितने राज्यों से लगता है? तो टोटल 5 राज्यों से लगता है, जिसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? तो यूपी, बिहार, ठीक है ना, यूपी हो गया, बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर लास्ट में क्या है? पश्चिम बंगाल। ठीक है ना। टोटल 5 राज्यों से सीमा लगता है किसका? झारखंड का। झारखंड का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था, जो कि बिहार से अलग होकर बने थे। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जन्मतिथि भी मनाया जाता है झारखंड में। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या? धौली गंगा और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? धौली गंगा और अलकनंदा का जो संगम होता है वो कहाँ पर होता है? तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विष्णु प्रयाग में होता है। कहाँ होता है? विष्णु प्रयाग में। देखते हैं इंपॉर्टेंट तथ्य, इसमें कुछ समझने वाला पॉइंट है। जैसे कि देखिए अलकनंदा अलकनंदा प्लस धौली गंगा ये कहाँ मिलते हैं? विष्णु प्रयाग में। ठीक है ना। अलकनंदा के साथ पिंडार, अलकनंदा के साथ में कौन? पिंडार नदी मिलते हैं। तो इसका जो संगम होता है उसे क्या कहते हैं? इसको कर्ण प्रयाग कहते हैं। जो अलकनंदा के साथ में जब पिंडार मिलती है, तो अलकनंदा के साथ जब मंदाकिनी नदी मिलती है,
मंदाकिनी नदी जब मिलती है तो उसे क्या कहते हैं, रुद्रप्रयाग कहते हैं, रुद्रप्रयाग। और अलकनंदा के साथ जब भागीरथी मिलती है तो भागीरथी जब मिलती है तो उसे देवप्रयाग कहते हैं। तो अलकनंदा जो है वो सभी में कॉमन है, तो अलकनंदा के साथ यदि धौली गंगा मिलता है, तो धौली गंगा नदी जब मिलता है तो उसे क्या कहते हैं, विष्णुप्रयाग। यदि पिंडार मिलता है, पिंडार नदी, तो उसे कर्णप्रयाग। मंदाकिनी नदी जब मिलती है तो रुद्रप्रयाग, और भागीरथी जब मिलते हैं तो क्या कहते हैं, देवप्रयाग। तो इसे आप ध्यान से थोड़ा रखिएगा, कन्फ्यूजन पॉइंट है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ने के बाद किस दल की स्थापना की थी। यानी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जब छोड़े थे तो उसके बाद कौन सी दल की स्थापना किए थे। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन क्या, ऑप्शन बी, यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था किनके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में, यानी कि 1939 ईस्वी में, 1939 में किया गया था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। भारत की स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहायता के लिए कहाँ गए थे सुभाष चंद्र बोस, 1941 में गए थे, जर्मनी से सहायता लेने के लिए वो जर्मनी गए थे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिहार के पैरा खिलाड़ी प्रमोद भगत किस खेल से संबंधित हैं जिन्हें हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पैरा बैडमिंटन से संबंधित है कौन, प्रमोद भगत, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन है क्या, निकासी सिद्धांत यानी ड्रेन ऑफ थ्योरी का शिल्पी और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अभी आया था ऊपर एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड जो बताया था डिटेल। इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि कौन, दादा भाई नौरोजी जी हैं इनके लेखक। कुछ पुस्तक हैं इंपॉर्टेंट और उनके लेखक देख लेते हैं। जैसे एक पुस्तक है मेरी कहानी पुस्तक के लेखक कौन है, जवाहरलाल नेहरू। इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो चित्तरंजन दास हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, सबनीय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित में से किस एक के साथ शुरू हुआ, किस एक के साथ शुरू हुआ था सबनीय अवज्ञा आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, नमक सत्याग्रह के लिए शुरू हुआ था क्या, सबनीय अवज्ञा आंदोलन जो है वो नमक कानून के विरोध में महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायी यानी कि साथी थे उनके साथ गुजरात के जो साबरमती आश्रम है वहाँ से डांडी नमक तक पैदल यात्रा किए थे और वहाँ पहुँचे थे। वहाँ फिर पहुँचकर नमक कानून को विरोध किए थे। 24 दिन की टोटल क्या था, पैदल यात्रा, 24 दिन का पैदल यात्रा था। 12 मार्च से उसने शुरू किया था, 12 मार्च 1930 से शुरू किए थे और 6 अप्रैल 1930 को वो पहुंच गए थे कहाँ, दांडी। वहाँ बैठकर फिर नमक बनाए और फिर उसे नमक कानून का विरोध किए। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर क्या, 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 45 नंबर क्वेश्चन है क्या, जयप्रकाश नारायण निम्नलिखित में से किस एक से संबंध थे। जयप्रकाश नारायण का संबंध किससे था, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कांग्रेस समाजवादी दल, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित है कौन, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। इनकी पत्नी का नाम क्या था, प्रभावती गुप्त इनकी पत्नी का नाम था। इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने के लिए आज़ाद दस्ता नामक संगठन भी बनाया था, ठीक है ना। आज़ाद दस्ता नामक संगठन किसके द्वारा बनाया गया था, आज़ाद दस्ता नामक संगठन जो बनाया गया था किनके, जयप्रकाश नारायण के द्वारा बनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, एशियाई युवा पैरा खेल 2025 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी। इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, उज्बेकिस्तान जो कि एशियन कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है ना। इसकी राजधानी कहाँ है, तो ताशकंद है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। चीन की राजधानी कहाँ है, बीजिंग। जापान की राजधानी कहाँ है, कमेंट में आप जरूर बताइएगा, भारत की नई दिल्ली, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, जापान की राजधानी टोक्यो, ठीक है ना। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा है। निम्नलिखित में से यानी चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दिल्ली, पुदुचेरी में से क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ा कौन है।
तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सबसे बड़ा कौन है, दिल्ली। ठीक है ना, सबसे बड़ा क्या है, दिल्ली है इन चारों में से। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश भी दिल्ली ही है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश केंद्र शासित प्रदेश में। और सबसे न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश वाला जनसंख्या में कौन है, तो लक्षद्वीप है, जहाँ की जनसंख्या सबसे कम है केंद्र शासित प्रदेशों में। ठीक है, आगे चलिए। आगे है सर्वाधिक जनघनत्व वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो भी दिल्ली में ही है, सबसे ज़्यादा जनघनत्व। और सबसे कम यानी न्यूनतम जनघनत्व कौन से केंद्र शासित प्रदेश में, तो अंडमान निकोबार में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, यानी कि एरिया ज़्यादा आदमी कम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन है, हिंद महासागर में डिएगो गार्सिया द्वीप जो कि हिंद महासागर में स्थित है, इंडियन ओशियन में स्थित है, निम्नलिखित में से किस एक देश का सैन्य अड्डा है। ठीक है, सैन्य अड्डा है तो कौन सी देश का है, तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हिंद महासागर में ऑप्शन डी, यानी कि अमेरिका का सैन्य अड्डा है, अमेरिका का है सैन्य अड्डा डिएगो गार्सिया, जो कि हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन है, हिंद महासागर में यानी इंडियन ओशियन में सबसे बड़ा जो द्वीप है कौन है, मेडागास्कर द्वीप इंडियन ओशियन में सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि कौन था, गिरिब्रज, यानी कि राजगीर जिसको बोलते हैं, राजगिरी जो कि अभी बिहार में है क्या, पहले भी था। ठीक है, देखते हैं। पाटलिपुत्र है, उसका पूरा नाम क्या था, उदाइन था क्या पुराना नाम। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन है, जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, 50वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1922 में, वो कहाँ पर हुआ था, बिहार में हुआ था, ये तो बता दिया क्वेश्चन में, लेकिन कहाँ हुआ था, तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कहाँ हुआ था, गया में हुआ था। ठीक है, गया में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जो कौन सी अधिवेशन था, 38वां अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था, 38वां था। ठीक है ना, 38वां अधिवेशन था। इसके अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो अध्यक्षता किया गया था चित्तरंजन दास जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, और फिर ये क्लास आज यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर से मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।